हम सब अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे टावर और लंबे चौड़े पुल देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि इन विशाल ढांचों को थामे हुए क्या है। बिल्कुल, उनकी बुनियाद। हाँ, बुनियाद। आज हम इसी की बात करेंगे और जानेंगे कि तब क्या होता है जब वो बुनियादी धोखा दे जाए। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारे पास जो स्रोत है वो सिविल इंजीनियरिंग में विफलता के केस स्टडीज नाम की एक किताब का पहला अध्याय है। तो आज हम नींवों के कुछ सबसे कह सकते हैं दिलचस्प और सिखाने वाली विफलताओं की गहराइयों में उतरेंगे। और शुरुआत करने के लिए पीसा की मीनार से बेहतर क्या हो सकता है। वही तो, एक ऐसी विफलता जो पिछले 800 सालों से दुनिया के सामने खड़ी है, करीब 60 मीटर ऊंची और 14,500 टन वजनी। और दिलचस्प बात यह है कि इसके झुकने की कहानी इसके बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। मतलब बनाते बनाते ही। हाँ। हाँ, इसका निर्माण 3 हिस्सों में सदियों तक चला। 1173 में जब काम शुरू हुआ और सिर्फ 4 मंजिलें ही बनी थीं, तभी मीनार ने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया था। अच्छा। और फिर करीब 100 साल तक काम रुका रहा। जब 1272 में दोबारा काम शुरू हुआ तो कारीगरों को पता था कि ये झुक रही है। तो उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की। हाँ, एक तरह से। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने ऊपर की मंजिलें बनाते वक्त एक तरफ के पत्थरों को दूसरी तरफ के पत्थरों से ज्यादा ऊंचा काटा, ताकि वो सीधी दिखने लगे। एक विजुअल ट्रिक। बिल्कुल, ताकि हर मंजिल का फर्श सीधा रहे। लेकिन इससे झुकाव रोका नहीं, वो तो धीरे धीरे झुकती ही रही। और इसे सीधा करने की जो कोशिशें हुई हैं वो तो मतलब कमाल है। मैंने सोर्स में पढ़ा 1993 में इंजीनियरों ने मीनार के एक हिस्से पर 690 टन वजनी सीसा रख दिया था। हाँ, सीसा, बिल्कुल। ये सुनने में किसी जुगाड़ जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन क्या इसने काम किया? हैरानी की बात है। हाँ, उस वजन ने मीनार को थोड़ा सा सीधा किया, लगभग 52 आर्क सेकंड्स तक। अच्छा। लेकिन हर कोशिश इतनी कामयाब नहीं रही। 1995 में एक बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ था? उन्होंने सोचा कि जमीन में एंकर लगाने के लिए उसे मजबूत कर देते हैं, तो उन्होंने जमीन को लिक्विड नाइट्रोजन से जमाने की कोशिश की। लिक्विड नाइट्रोजन से? वाह! हाँ, लेकिन जैसे ही जमाना बंद किया, जमीन और कमजोर हो गई और मीनार पहले से भी ज्यादा तेजी से झुकने लगी। अरे बाप रे! मतलब ठीक करने के चक्कर में हालात और बिगाड़ दिए। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा झटका था। तो फिर आखिरकार समाधान कैसे निकला? आखिरकार 1999 में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया, जिसे सॉइल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सॉइल एक्सट्रैक्शन मतलब मिट्टी निकालना? हाँ, इसमें कोई बाहरी ताकत लगाने के बजाय मीनार के उत्तरी हिस्से के नीचे से, यानी जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, वहां से बहुत धीरे धीरे ड्रिल करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली गई। अच्छा, ताकि वो गुरुत्वाकर्षण से अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाए। बिल्कुल सही पकड़। और ये तरीका इतना कामयाब रहा कि मीनार को काफी हद तक स्थिर कर दिया गया और 2001 में इसे सैलानियों के लिए फिर से खोल दिया गया। इस पूरे केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? सबसे बड़ा सबक ये था कि कभी-कभी समस्या सिर्फ नींव में नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल में भी होती है। जैसे 1970 के दशक में पता चला कि पास में कुएं खोदने से भूजल स्तर गिरा, जिससे मीनार के झुकने की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। हाँ बिल्कुल। पीसा के मीनार का झुकना तो एक धीमी, सदियों तक चलने वाली कहानी है। लेकिन क्या हो अगर बुनियाद कुछ ही घंटों में जवाब दे जाए? 1913 में कनाडा के ट्रांसकोना में कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, ट्रांसकोना ग्रेन एलिवेटर, एक बहुत बड़ा कंक्रीट का ढांचा जहां अनाज रखा जाता था, और ये एक विशाल नींव पर टिका था जिसे राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। राफ्ट फाउंडेशन मतलब एक बड़ी सी कंक्रीट की प्लेट जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी हो, एक नाव की तरह। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसका मकसद होता है इमारत के वजन को एक बड़े हिस्से में फैलाना, खासकर जब जमीन थोड़ी कमजोर हो। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हुआ ये कि सितंबर 1913 में इस एलिवेटर में गेहूं भरना शुरू किया गया। 18 अक्टूबर तक इसमें लगभग 875,000 बुशेल अनाज भर चुका था। और फिर क्या हुआ? अचानक इसने धंसना शुरू कर दिया। अचानक? मतलब कोई चेतावनी नहीं? कोई चेतावनी नहीं। वो लगभग 1 फुट प्रति घंटे के रफ्तार से धंसने लगा। 1 फुट प्रति घंटा? हाँ, और अगले 24 घंटों में 27 डिग्री के कोण पर झुक गया। एक विशालकाय कंक्रीट का ढांचा किसी खिलौने की तरह एक तरफ लुढ़क गया। ये तो अविश्वसनीय है। इसकी वजह क्या थी? इतनी बड़ी कंक्रीट की प्लेट भी काम नहीं आई। वजह थी नींव के नीचे की मिट्टी। वो एक पुरानी ग्लेशियर की झील में जमी चिकनी मिट्टी की मोटी परत थी। ऊपर से तो ये सख्त लगती थी, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती ये नरम होती जाती थी। अच्छा। तो राफ्ट फाउंडेशन ने वजन तो फैलाया,
लेकिन मिट्टी पर इतना ज्यादा बोझ पड़ गया कि वो उसे सही नहीं पाई। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में बियरिंग कैपेसिटी फेलियर कहते हैं। और शायद उस समय इसका पता लगाने की तकनीक नहीं थी। बिल्कुल। 1911 में भूतकनीकी इंजीनियरिंग मतलब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। डिजाइन बनाने से पहले मिट्टी की कोई जांच ही नहीं की गई थी। मतलब अनजाने में उन्होंने एक ऐसा प्रयोग कर डाला जो कोई लैब में कर ही नहीं सकता था। आपने बिल्कुल सही समझा। एक पूरी की पूरी इमारत को धंसते हुए देखना, इसने तो इंजीनियरों को वो डेटा दिया होगा जो शायद वो कभी और हासिल नहीं कर पाते। सही बात है। यह घटना मिट्टी के व्यवहार को समझने के लिए एक फुल स्केल टेस्ट बन गए। इस एक हादसे के डेटा का विश्लेषण करके ही आधुनिक सॉइल मैकेनिक्स की नींव रखी गई। तो कह सकते हैं कि इस एक विफलता ने भविष्य की हजारों इमारतों को सुरक्षित बना दिया। हाँ, एक तरह से तो कह ही सकते हैं। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ट्रांसकोना की घटना 1913 में हुई थी और मैंने स्रोत में पढ़ा कि ऐसी ही एक घटना 1955 में नॉर्थ डकोटा के फार्गो में हुई। हाँ, हुई थी। मतलब 40 साल बाद भी इंजीनियरों ने वही गलती दोहराई। क्या ट्रांसकोना का सबक तब तक फैला नहीं था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फार्गो ग्रेन एलिवेटर का मामला लगभग फ्रांसकोना जैसा ही था। वही राफ्ट फाउंडेशन, वैसी ही पुरानी झील की कमजोर मिट्टी। और वो भी ढह गया। हाँ, 12 जून 1955 की सुबह ये भी पूरी तरह से ढह गया। और आपका सवाल सही है, 40 साल एक लंबा समय होता है। लेकिन उस दौर में मतलब ज्ञान और सूचना का प्रसार आज की तरह तेज नहीं था। सही बात है, इंटरनेट तो था नहीं। वही हो सकता है कि फार्गो के इंजीनियरों को ट्रांसकोना की घटना की पूरी जानकारी ना हो, या उन्होंने अपनी स्थानीय मिट्टी को कम आंका हो। तो फार्गो की घटना सिर्फ एक और विफलता नहीं, बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि हम अपनी गलतियों से कितनी धीमी गति से सीखते हैं। बिल्कुल। इन दो घटनाओं ने मिलकर इंजीनियरों को मजबूर कर दिया कि वे भारी संरचनाओं के लिए नींव के डिजाइन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दें। आज किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले मिट्टी की गहन जांच एक मानक प्रक्रिया है, और इसका श्रेय इन जैसी विफलताओं को ही जाता है। अब तक हमने जो मामले देखे उनमें गलती डिजाइन या मिट्टी की समझ में थी, लेकिन कभी-कभी असली विलन तो खुद प्रकृति होती है, जैसे 1976 में ग्वाटेमाला में हुआ। हाँ, 4 फरवरी 1976 को ग्वाटेमाला में 7.5 तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया, और लापलाया नाम की एक जगह पर इसका असर बहुत विनाशकारी हुआ, क्योंकि वहां की जमीन में लिक्विफैक्शन हो गया। लिक्विफैक्शन, ये सुनने में काफी डरावना लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी समुद्र किनारे गीली रेत पर पैर पटकते हैं। कुछ देर के लिए रेत पानी जैसी हो जाती है और आपका पैर धंस जाता है ना? हाँ, होता है। अब सोचिए कि भूकंप के जबरदस्त झटके पूरी की पूरी जमीन के साथ यही करते हैं, खासकर जहां रेतीली मिट्टी हो और पानी का स्तर ऊंचा हो। झटकों से मिट्टी के कण एक दूसरे से अपनी पकड़ खो देते हैं और पूरी जमीन एक गाढ़े तरल की तरह व्यवहार करने लगती है। यानी पैरों के नीचे की ठोस जमीन ही दलदल बन जाती है। बिल्कुल। लापलाया में यही हुआ। जमीन धंस गई, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और कई जगहों से तो रेत के फवारे फूट पड़े। हवारे? हाँ, पानी और रेत के जमीन के खिसकने और धंसने से वहां के 32 में से 29 घर या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या बुरी तरह बर्बाद हो गए। लोगों ने अपनी आंखों के सामने जमीन को नदी की तरह बहते हुए देखा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इस घटना से क्या सीखा गया? क्या हम ऐसी जगहों की पहचान पहले से कर सकते हैं? हाँ, इस घटना ने भूकंप संभावित क्षेत्रों में लिक्विफैक्शन को समझने के लिए एक बहुत अहम केस स्टडी दी। इसके बाद से इंजीनियर उन मिट्टी के प्रकारों और भूगर्भीय स्थितियों की बेहतर पहचान कर पाए हैं जहां लिक्विफैक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इससे दुनिया भर में खतरनाक जोन के नक्शे बनाने और उन जगहों के लिए बिल्डिंग कोड सख्त करने में मदद मिली है। भूकंप जमीन को हिलाता है तो बाढ़ उसे बहा ले जाती है। हमारी आखिरी केस स्टडी एक ऐसी ही घटना है जहां पानी नींव का दुश्मन बन गया। ये न्यूयॉर्क में 1987 में हुए स्कोहरी क्रीक ब्रिज के ढहने की कहानी है। और एक बहुत दर्दनाक कहानी है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। हाँ, ये पुल 1953 में बना था और काफी मजबूत माना जाता था। 5 अप्रैल 1987 को स्कोहिरी क्रीक नदी में भयंकर बाढ़ आई। पानी का बहाव बहुत बहुत तेज था। इस बहाव ने पुल के एक खंबे यानी पियर के नीचे की मिट्टी और कंकड़ पत्थरों को बहाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को स्काउर कहते हैं। स्काउर, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी की एक तेज धार किसी खिलौने के नीचे से रेत को बहाकर ले जाए और वो खिलौना गिर जाए। एकदम सही।
धीरे धीरे पानी ने खंबे की नींव के नीचे से इतनी मिट्टी बहा दी कि नींव का सहारा ही खत्म हो गया। और जैसे ही सहारा हटा, खंबा कमजोर पड़ गया और पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह नदी में ढह गया। लेकिन ये बात हैरान करती है, क्या इसकी कोई चेतावनी नहीं थी? क्या पुलों का नियमित निरीक्षण नहीं होता? होता है, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। पुल को स्काउर से बचाने के लिए उसकी नींव के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। हादसे से 1 साल पहले 1986 में एक निरीक्षण हुआ था। तो फिर? लेकिन उस दिन नदी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से गोताखोर खंभों के निचले हिस्से और नींव की ठीक से जांच नहीं कर पाए। अच्छा। और रिपोर्ट में ये बात लिखी भी गई थी। और फिर कोई दोबारा जांच करने नहीं गया? कोई नहीं गया। जब पानी का स्तर कम हुआ तो दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं समझी गई। ये एक मामूली सी लगने वाली प्रशासनिक चूक एक बड़ी त्रासदी का कारण बन गई। ये सुनना बहुत डरावना है कि एक छोटी सी लापरवाही, एक इंस्पेक्शन जो दोबारा नहीं हुआ, 10 लोगों की जान ले गया। क्या ये डिजाइन से ज्यादा इंसानी चूक का मामला नहीं है? ये डिजाइन और इंसानी चूक दोनों का मामला है। इस हादसे से कई जरूरी सबक मिले। पहला, पुलों की नींव को स्कावर के अनुमानित स्तर से कहीं ज्यादा गहरा बनाया जाना चाहिए। और दूसरा कि निरीक्षण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी वजह से पूरी जांच ना हो पाए तो हालात सामान्य होने पर उसे पूरा करना ही होगा। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में पुलों के निरीक्षण के कार्यक्रम को बदल दिया गया। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि किसी भी ढांचे का रखरखाव और निरीक्षण उसके डिजाइन जितने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमने देखा कि नींवों की विफलता कई अलग अलग शक्लों में सामने आ सकती है। पीसा की मीनार की तरह धीमी और सदियों तक चलने वाली, ट्रांसकोनाना एलिवेटर की तरह अचानक और कुछ ही घंटों में विनाशकारी। और कभी-कभी भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक ताकतें भी हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने कमजोर हैं। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, इनसे सीखने का मौका। जैसा कि स्रोत पुस्तक की प्रस्तावना में कहा गया है, सिविल इंजीनियरिंग में आप किसी पुल या बांध का प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट नहीं कर सकते। हर प्रोजेक्ट अपने आप में अनोखा और पहला होता है। बिल्कुल। इसलिए इन विफलताओं का अध्ययन करना ही भविष्य की आपदाओं को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। सॉइल मैकेनिक्स से लेकर स्काउर एनालिसिस तक हर विफलता ने इंजीनियरिंग को पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाया है। आज हमने देखा कि कैसे इंजीनियर इन विफलताओं से सीखते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में जब हम और भी जटिल, ऊंची और महत्वाकांक्षी संरचनाएं बना रहे हैं, तो हम किन अदृश्य कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहे होंगे जो भविष्य के केस स्टडी बन सकती हैं।